हेलो एवरीवन। सो इन क्लास 11 हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डी ब्रॉगली कंसेप्ट एंड हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो व्हाट इज डी ब्रॉगली कंसेप्ट? डी ब्रॉगली एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं थे जिन्होंने कहा कि ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने किस चीज को एक्सप्लेन किया था? ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। सिंपली उन्होंने कहा था एवरीथिंग पॉजेस ड्यूल नेचर। सिंपली मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्ट एज वेव और एक्ट एज पार्टिकल ऑल्सो। जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही तरीके से बिहेव करता है। उसके बाद उन्होंने अपना एक फॉर्मूला, अपनी एक कैलकुलेशन दी दैट वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास इनटू वेलोसिटी। सिंपली मींस h अपॉन p, p रिप्रेजेंट्स लीनियर मोमेंटम। आइंस्टाइन का इक्वेशन देखा उन्होंने। आइंस्टाइन ने कहा एनर्जी इज इक्वल्स टू mc² फॉर लाइट। नाउ डी ब्रॉगली ने इस c को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको यूज कर सकें, उसने उसको वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया। स्पीड ऑफ लाइट की जगह वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दी। प्लैंक्स E इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा। यहाँ पे भी वही चीज किया, c को वेलोसिटी ऑफ लाइट से, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया। नाउ बोथ साइड E is equals to E, so mv square is equals to h mu upon lambda, h v upon lambda। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिला? लैम्डा किसके इक्वल आ गया? h अपॉन mv। और यही थी डी ब्रॉगली की इक्वेशन। जब डी ब्रॉगली ने इस इक्वेशन को अप्लाई करके देखा तो ये जो इक्वेशन थी इसका मीनिंग या इसकी सिग्निफिकेंस मिली हमें सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे। छोटे ऑब्जेक्ट्स पे ये वेवलेंथ यूजफुल है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मास ज्यादा होगा, बड़े ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, जिसको मेजर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। नोट कीजिए, उसके बाद इसके एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ और डी ब्रॉगली कंसेप्ट। नाउ लेट्स डिस्कस द वन एग्जांपल। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ numerical. Find the de Broglie wavelength associated with the electron in Bohr's first orbit, with the electron in Bohr's first orbit of hydrogen atom। क्लियर? अब क्या करना है हमें? डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है, बोर के फर्स्ट ऑर्बिट में है और हाइड्रोजन एटम में है। वी नो वन थिंग, सबसे पहले अपना फॉर्मूला लैम्डा डी ब्रॉगली इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। अब हमें मास चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg। बोर्स ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम। We know the formula of velocity 2.18 into 10⁻⁶ meter per second into z upon n. This one is the formula for velocity. सॉल्व कर लेंगे अब हम इसको। z for hydrogen, atomic number 1, orbit is mentioned 1, so velocity कितना आ गया? 2.18 into 10⁻⁶ meter per second। Now मास आ गया, वेलोसिटी आ गया, h प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 into 10⁻34 जूल सेकेंड। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 6.6 minus 34
डिवाइडेड बाय 9.1 into 10 raised to power minus 31 into 2.18 into 10 raised to power 6. On solving we get our answer. क्लियर है? एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था. इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है. बोर ऑर्बिट्स की वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला हमें बोर थ्योरी से पता चल गया था. फर्स्ट ऑर्बिट n की वैल्यू 1, हाइड्रोजन z की वैल्यू 1. Okay, let's try the next question. Next numerical is an electron is accelerate. An electron is accelerated through a potential difference V naught volt. Find de Broglie wavelength associated with electron. उसने कहा कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट वोल्टेज के फील्ड में एक्सेलरेट कर रहा है, मूव कर रहा है. सो हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है इलेक्ट्रॉन की. ट्राई करो. सो इन दिस क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ फील्ड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट. From point A the potential is 0, at point B the potential is V naught. So potential difference क्या हो जाएगा, V naught minus 0. अब एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज्ड पार्टिकल अगर इस फील्ड में एक्सेलरेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज इन मूवमेंट. मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है. काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस केस में, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ MeV स्क्वायर इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ से हमने V कैलकुलेट किया, 2 को इधर मल्टीप्लाई, 2eV नॉट डिवाइडेड बाय ME अंडर रूट. उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है. डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, H/mV. H/me, V की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. ऑन सॉल्विंग दिस ये ME अंदर चला जाएगा, क्रॉस हो जाएगा. 2eV नॉट डॉट ME. H प्लैंक्स कांस्टेंट, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 की वैल्यू भी हमें पता है. तो हम इनको पुट करके यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, 1.226 इंटू 10 raised to power minus 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पोटेंशियल डिफरेंस मीटर. सो दिस वन इज de Broglie wavelength for the electron which is accelerated in the potential difference V naught. नोट कीजिए इसको. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. प्रिंसिपल में एक ही चीज बोली गई कि इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली. अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पोजीशन को और मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली
एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। सो लिखते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन the position and momentum. It is impossible to determine the position and momentum simultaneously and accurately. और ये जो अनसर्टेनिटी है ये नेचुरल है, ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट या साइंटिस्ट की गलती की वजह से नहीं है. दिस थिंग इज नेचुरल, सो दैट्स व्हाई दिस वन बिकम्स प्रिंसिपल. पोजीशन को या मोमेंटम को हम एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. जो अनसर्टेनिटी यहाँ रहती है वो रहती है h/4π. सो डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज h/4π. सेकेंड थिंग, दिस थिंग हेल्प्स अस टू नो दिस थिंग कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो यहाँ से एक क्वेश्चन है फॉर यू. यू आर गोइंग टू टेल मी व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस. थोड़ा सा सोचेंगे, इजीली आप इसको आंसर कर पाएंगे. वी नो P इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम. सो P किसके इक्वल था डी ब्रॉगली इक्वेशन में? मास इनटू वेलोसिटी. सो दिस एक्सप्रेशन चेंज्ड एज मास इनटू चेंज इन द वेलोसिटी h/4π. मास कांस्टेंट है, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं आती किसी भी चीज में. डेल्टा x डेल्टा v अनसर्टेनिटी इज h/4πm. सो ये दो रिलेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम. दिस इज हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे विद दिस थिंग. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर पाता? तो न्यूक्लियस का जो भी रेडियस है वो उसका क्या हो जाएगा? पोजीशन हो जाएगा. वेलोसिटी आप फाइंड आउट करके देखेंगे ऑन डूइंग कैलकुलेशन. क्या मिलेगा आपको कि जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा न्यूक्लियस में. क्लियर? नोट करिए इसको, उसके बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं. So the numerical is, if uncertainties in position and momentum of an electron are found to be same. क्या कह रहा है वो कि अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है तो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी क्या रहेगी, और उस रिजल्ट पे आपको कमेंट करना है. सो डाटा इज क्या दे रखा है आपको? Uncertainty in position is equals to uncertainty in momentum, and from Hinsberg uncertainty principle we know delta x into delta p h/4π. both are equal, so हम इसको लिख सकते हैं delta p square h/4π. from here simply delta p is equals to h/4π under root. लिख सकते हैं हम ये चीज. और हमने इसको डेल्टा पी में चेंज इसलिए किया क्योंकि हमें वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी चाहिए, एंड वी नो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू मास इनटू डेल्टा वी h/4π. सो यहाँ से हम डेल्टा वी कैलकुलेट कर सकते हैं 1/m अंडर रूट h/4π. m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट. पाई कांस्टेंट है 22/7, या हम इसको बोल सकते हैं 3.14. ऑन सॉल्विंग ऑल दीज वैल्यूज वी नो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? अनसर्टेनिटी 7.98 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड. क्लियर?
uncertainty in velocity, this term. Now one thing, अगर हम देखें और इस वेलोसिटी को कंपेयर करें स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो उससे ये बहुत ज़्यादा है, विच इज़ इम्पॉसिबल. अभी तक हमें पता है एक ही चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करते हैं सारे, अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. ठीक है. सो जो अजम्पशन था इनिशियली कि अनसर्टेनिटी पोजीशन की और मोमेंटम की इक्वल हो सकती है, वो नहीं होगी. सो कमेंट ऑन रिजल्ट पे आप क्या लिखेंगे? दिस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज इम्पॉसिबल. क्लियर? नोट कीजिए इसको. एग्जाम्पल ऑफ हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज फॉर यू. इसको आप घर से सॉल्व करके लाएंगे. देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, उन्होंने कहा है आपको अनसर्टेनिटी निकालनी है पोजीशन की. आप एज्यूम कर लीजिए जो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है वो 0.1% है. दो केसेस के लिए आपको कैलकुलेट करना है. फर्स्ट एक टेनिस बॉल दिया गया है जिसका वेट आपको मेंशन और वेलोसिटी आपको गिवन है. सेकंड वन, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन एटम विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, and you have to calculate the uncertainty in the position. ट्राई कीजिए इसको और सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन. नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम. काफी इंटरेस्टिंग मॉडल है. इसमें जो सबसे अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत डीपली बात की वो थे अर्विन स्क्रॉडिंजर. अर्विन स्क्रॉडिंजर ने क्या किया, उन्होंने एक वेव इक्वेशन दे दी हमें. सिंपली वेव इक्वेशन में क्या था, एक वेव फंक्शन था साई, रिप्रेजेंटेशन इज दिस और प्रोनाउंसिएशन इज साई, जो कि एसोसिएटेड है एक वेव के साथ और वो हमें उस वेव के बारे में सब कुछ बता रहा है. कब? जब हम उस पर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं. सो वेव फंक्शन साई एसोसिएटेड विद द वेव which tells us about the wave on applying different operation. अगर ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे तो साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट अगर हम वहां पे कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो साई जो है हमें वेव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगा. दिस इज स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन. डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ इस इक्वेशन को याद करना है. इन दिस इक्वेशन एक्स वाई जेड जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं. m is mass of electron, h is Planck's constant, E is total energy, V is potential energy and psi is wave function. On solving this equation we get this. h with cap एक mathematical operation है, जैसे हमने differentiation लिखा वैसे ही. This one is known as Hamiltonian operation, operator बोल सकते हैं, Hamiltonian operator. Psi is also known as eigen function. जब हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाया इस फंक्शन पे तो हमें एक आंसर मिला, एक रिजल्ट मिला और उसको हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज. क्लियर? द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो वेव फंक्शन है हमारा उसको हम कैरेक्टराइज्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स. नोट कीजिए इसको. A wave function is characterized by quantum numbers. A wave function is characterized by quantum numbers. और क्वांटम नंबर्स क्या है? ये एक सेट है 4 नंबर्स का जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ बताता है, वेव के बारे में सब कुछ बताता है. A certain set of numbers, 4 नंबर्स आते हैं इसमें. A certain set of numbers defines atomic orbital. Defines atomic orbital.
जो एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन करेंगे उनको हम क्या कहेंगे? क्वांटम नंबर्स। एटॉमिक ऑर्बिटल सिंपली मीन्स हाउस, घर है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसके बारे में कौन नॉलेज देता है हमें? सिंपली हम बोल सकते हैं हाउस से 3 डायमेंशनल रीजन, एक 3D स्पेस, 3D रीजन वेयर probability of finding the electron occurs. जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस होते हैं उसको कहते हैं घर या एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में कौन बताएगा हमें? क्वांटम नंबर्स। वन इज ऑर्बिट, और एक टर्म हमने अभी भी यूज की ऑर्बिटल। ऑर्बिट जो है वो एक क्लासिकल कंसेप्ट है। पहले हम ऑर्बिट पढ़ते थे और आजकल हम एक मॉडर्न आइडिया डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ऑर्बिटल। ऑर्बिट जो है वो एक फिक्स्ड ट्रेजेक्टरी था। फिक्स्ड ट्रेजेक्टरी मींस एक फिक्स्ड पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और ऑर्बिटल क्या है? एक 3 डायमेंशनल रीजन। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट क्वांटम नंबर्स। नोट कीजिए इसको। छोटा सा पॉइंट यही देखते हैं, उसके बाद हम क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। क्वांटम नंबर आर 4, n, l, m and s। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। हाउस के बारे में ये हमें कैसे नॉलेज देता है? n सबसे पहले हमें सिटी पता चलेगी, उसके बाद हम कॉलोनी या एरिया तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट हम हाउस नंबर, and in the very last we get to know the room number. Clear? So इस तरीके से जैसे हमने नॉर्मल किसी का एड्रेस देखना हो, किसी को ढूंढना हो, तो हम ये 4 चीजें देखते हैं। आपके घर में भी 3-4 रूम हो सकते हैं, तो आप पर्टिकुलर किस रूम में हो वो हमें देखना है। उसी तरीके से चारों नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कौन से रीजन में है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसके मिलने की। So let's start with the first quantum number known as n, which is called principal quantum number. The first quantum number we are going to start is n. Principal क्वांटम नंबर। यही वाला प्रिंसिपल यूज होगा क्योंकि ये हेड है सबका, रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल n। एंड टेल्स अस अबाउट द, किसके बारे में बताता है हमें? साइज के बारे में, एनर्जी ऑफ शेल्स के बारे में, और रेडियस, या हम बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में भी हमें कौन बताएगा? n। n को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस नंबर को किसने दिया था? नील्स बोर। क्लियर? एंड द वैल्यूज ऑफ n 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So this is principal quantum number. Second one is azimuthal quantum number. This one is also known as secondary quantum number. रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एजीमुथल
से, एंड L gives us idea about सबशेल्स। L हमें किसके बारे में बताएगा? सबशेल्स के बारे में। और N को किसने दिया था? सोमरफेल्ड ने। किस साइंटिस्ट ने दिया था L को? सोमरफेल्ड ने। किसके बारे में बता रहा है ये हमें? सबशेल्स के बारे में बता रहा है। और जो L की वैल्यू है वो रहेगी 0 to n-1 तक। L की वैल्यू कहाँ तक रहेगी? 0 to n-1 तक। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल्स टू 1, तो L क्या हो जाएगा? 0 to 1-1 0 0 represent S subshell। n equals to 2, L is equals to 0 and 1। for 0 S, for 1 P। L equals to 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 0 रिप्रेजेंट कर रहा है S को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है P को। N is equals to 3, L की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 0 1 and 2 3 minus 1 2। 0 से शुरू करके इस नंबर तक हमें पहुंचना है। 0 for S, 1 for P, 2 for D। N is equals to 4, L is equals to 0 1 2 3 and 3 represent F here। SPDF are subshells, and 1 2 3 4 gives us the about shells, size, energy of shells, radius के बारे में। तो इस तरीके से हम सबशेल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। And this one angular quantum number also gives us angular momentum। इसकी हेल्प से हम एंगुलर मोमेंटम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? L plus 1 h upon 2 pi। Yeah? This one is the formula for angular momentum of electrons। The next quantum number is magnetic quantum number। The next quantum number is magnetic quantum number। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल और ओरिएंटेशंस के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड विद m tells us about orbitals and orientation। लैडे ने दिया था इसको, और m की जो वैल्यू है वो -L to +L तक रहेगी। क्लियर है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हमें डायरेक्ट फाइंड आउट करने हो तो हम लिख सकते हैं 12 + 1। देखिए कैसे। m की वैल्यू रहेगी -L to +L। simply means L 0, so m is also 0। number of orbitals क्या हो जाएगा? 2 into 0, so number of orbitals 1। L equals to 1, m -1 0 and +1। number of orbitals पुट करके देखो, 2 1 से 2 +2 3, या फिर इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3। इस फॉर्मूला से भी आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ की सिंपल काउंटिंग से भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। L equals to 2, वैल्यू ऑफ m -2 -1 0 +1 +2। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2 2 जा 4 +1 5, काउंट करके भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर? Last one is spin quantum number। This one is third quantum number, this is fourth quantum number। spin quantum number रिप्रेजेंट करते हैं S से, और ये हमें बताता है अबाउट स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्पिन क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है? स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसने दिया था इसको? गिलनब्लैक और गोल्डस्मिथ। ब्लैक एंड गोल्डस्मिथ। और इसकी दो ही वैल्यूज होती है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आइदर +12 और -12। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स। नोट कीजिए, उसके बाद कुछ डिस्कस करते हैं थोड़े बहुत विद एग्जांपल्स। सो यहाँ से अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अबाउट द ऑर्बिटल्स। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग सीखेंगे। नाउ फर्स्ट शेल के लिए अब हम ऑर्बिटल्स देखते हैं, कौन कौन से पॉसिबल, कौन से ऑर्बिटल्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करेंगे, कौन से ऑर्बिटल्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्बिट की, तो फर्स्ट ऑर्बिट में हमें पता है n = 1, L = 0 to n - 1, तो L का वैल्यू क्या हो गया? 0। इफ L = 2 तो m क्या होता है? -L to +L, m is also equals to 0। n1 L 0, 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? s को, तो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1s। ऑर्बिटल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 1s। सेकेंड ऑर्बिट, और 0 का मतलब यहाँ एक ऑर्बिटल है जिसका m वैल्यू क्या है, जिसका ओरिएंटेशन वैल्यू क्या है? 0। सेकेंड ऑर्बिटल n2 L 0 and 1। if L 0, m is 0 for 1, -1 0 and +1। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, L 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। अगर L 0 है तो m 0 and the shell is 2s, 2 और s from this 1, m is equals to -1 0 1। 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर for 1 p, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसी तरीके से आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जिस मर्जी आपका आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो 2s इज पॉसिबल, 2p इज पॉसिबल, बट 2d इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? n की वैल्यू 2 है और d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2, क्योंकि यहाँ पॉसिबल ही नहीं। सो दिस वन इज नॉट पॉसिबल फॉर n = 2। तो इस तरीके से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है, कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ राइट वन थिंग, कुछ पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, देखिए। नंबर ऑफ सबशेल इन nth सेल, नंबर ऑफ सबशेल इन nth शेल। अगर आपको सबशेल्स निकालनी हो nth सेल में तो वो किसके इक्वल हो जाएंगी? n। यहाँ पे देखो, शेल सेकंड है, सेकंड शेल में कितनी सबशेल्स हैं? एक ये और एक ये, 2 सबशेल। तो जितना नंबर है उतना ही क्या हो जाएंगे? सबशेल्स हो जाएंगे हमारे पास। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल, लिखा था हमने फॉर्मूला, 2l + 1 से हमें ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल, ट्वाइस कर दो, 2l + 1। क्लियर? ऑर्बिटल्स का काउंट आप n² से भी निकाल सकते हैं, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
2n² से भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम सीखेंगे हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में। नोट कीजिए इसको यहां तक। यहां तक पढ़ के आइए। अगर कोई डाउट है यहां तक पूछिए। नेक्स्ट हम रूल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।